आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न लिबरलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म को समझने से पहले हमें ये जानना है कि मॉडर्न लिबरलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म में डिफरेंस क्या है, और मॉडर्न और क्लासिकल लिबरलिज्म के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये दोनों किस बात पे एग्री करते हैं। तो मॉडर्न लिबरलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म दोनों के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल के लिए लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिबर्टी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लिबर्टी के यूज से ही एक इंडिविजुअल अपने लाइफ को डेवलप कर सकता है। तो लिबर्टी का क्या वैल्यू है एक इंडिविजुअल के लिए? इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। लिबर्टी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जिसे यूज करके एक इंडिविजुअल अपने लाइफ को और अधिक बेहतर बना सकता है, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है, वो अपने आप को डेवलप कर सकता है। ओके, ये कोर एजम्पशन है लिबरलिज्म का, और इस एजम्पशन के ऊपर, इस बात के ऊपर दोनों एग्री करते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? देखिए, लिबर्टी क्या है? लिबर्टी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जिसे हमें यूज करना है। लिबर्टी को हमें एक्सरसाइज करना है। ओके, क्यों एक्सरसाइज करना है? अपने डेवलपमेंट के लिए। क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म ये दोनों डिसएग्री कहां पे करते हैं? लिबर्टी को एक्सरसाइज करने के लिए वो कौन से कंडीशंस इंडिविजुअल के पास होने चाहिए, वो कौन से कंडीशंस होंगे जिनके मौजूदगी में एक इंडिविजुअल अपने लिबर्टी को एक्सरसाइज कर पाएगा अपने डेवलपमेंट के लिए। कंडीशंस के ऊपर डिफर करते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म। ओके, तो क्लासिकल लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग वो कौन से कंडीशंस हैं जिनके मौजूदगी में, जिनके होने के कारण ही एक इंडिविजुअल अपने लिबर्टी को, अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज कर पाएगा, यूज कर पाएगा अपने डेवलपमेंट के लिए। क्लासिकल लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग वो कंडीशंस हैं, पहला नॉन इंटरवेंशन, दूसरा रूल ऑफ लॉ। नॉन इंटरवेंशन और रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? देखिए, क्लासिकल लिबरल्स के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल को क्या चाहिए? एक इंडिविजुअल को ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन चाहिए जहां पर कोई उसके लिबर्टी में इंटरफेयर ना करे, कोई उसे ये नहीं बताए कि उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक ऐसा कंडीशन होना चाहिए जहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा गया हो। ओके, रूल ऑफ लॉ की स्थिति। लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल अपने लिए जो भी गोल्स सेट करे, जो भी एम वो सेट करे, उन गोल्स को वो आसानी से बिना किसी हिंड्रेंस के वो अचीव कर सके। ओके, तो एक इंडिविजुअल के लिए क्या चाहिए कि वो अपने लिबर्टी को यूज कर सके अपने डेवलपमेंट के लिए। एक इंडिविजुअल को चाहिए एक प्रॉपर लीगल न्यूट्रल इम्पार्शियल फ्रेमवर्क, और गवर्नमेंट का काम क्या है? इसी लीगल न्यूट्रल इम्पार्शियल फ्रेमवर्क को बनाना। क्लासिकल लिबरल कहते हैं कि बस इतना ही चाहिए, अगर ये आप एक इंडिविजुअल को दे देते हो तो वो अपने लिबर्टी को यूज करके अपना डेवलपमेंट कर लेगा। ये क्लासिकल लिबरलिज्म का कहना है। ओके, मॉडर्न लिबरल्स यहाँ डिफर करते हैं। मॉडर्न लिबरल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ नॉन इंटरवेंशन या रूल ऑफ लॉ के होने से ये इंश्योर नहीं होता ये कि एक इंडिविजुअल अपने लिबर्टी को यूज कर पाएगा अपने डेवलपमेंट के लिए। नहीं, मॉडर्न लिबरल्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी और सोशल कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। एक इंडिविजुअल के अराउंड कैसा सोशल कंडीशन है ये भी डिसाइड करता है कि क्या वो इंडिविजुअल अपने लिबर्टी को यूज कर पाता है या नहीं अपने डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो क्लासिकल लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरल्स इंडिविजुअल का एक ए सोशल इमेज प्रेजेंट करते हैं। मॉडर्न लिबरल्स इंडिविजुअल्स का एक सोशल इमेज प्रेजेंट करते हैं। मॉडर्न लिबरल्स के अकॉर्डिंग सोशल कंडीशन इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ, नॉन इंटरवेंशन के साथ साथ सोशल कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। सोशल कंडीशन, सोसाइटी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंडिविजुअल के लाइफ में, और ये डिसाइड करता है, डिसाइडिंग फैक्टर के तरह वो काम करता है कि क्या एक इंडिविजुअल अपने लिबर्टी को यूज कर पा रहा है या नहीं अपने डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो मॉडर्न लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग
इंडिविजुअल का राइट और लिबर्टी सोशल होता है। ये बेसिक आर्गुमेंट है मॉडर्न लिबरलिज्म का, इंडिविजुअल्स राइट्स एंड लिबर्टीज आर सोशल। इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल अपने फ्रीडम को एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में एक्सरसाइज करता है, अपने फ्रीडम को यूज करके अपना डेवलपमेंट एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में करता है। दैट मीन्स इस बात से ये जो कंक्लूजन है मॉडर्न लिबरलिज्म का, इससे ये आर्गुमेंट निकल कर आता है कि अगर एक इंडिविजुअल सक्सेसफुल होता है अपने लाइफ में अगर वो आगे बढ़ता है, सक्सेसफुल होता है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उस इंडिविजुअल का मेहनत ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि उस इंडिविजुअल के अराउंड जो सोशल कंडीशन मौजूद था वो भी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, इसी आर्ग्यूमेंट का दूसरा पहलू ये है कि अगर एक इंडिविजुअल अपने राइट्स और अपने लिबर्टीज को यूज नहीं कर पाता अपने डेवलपमेंट के लिए, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उस इंडिविजुअल, उस व्यक्ति की गलती नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है। हो सकता है कि उस इंडिविजुअल के अराउंड वो सोशल कंडीशन नहीं थे, वो प्रॉपर सोशल कंडीशन नहीं थे, इसलिए उस इंडिविजुअल ने अपने लाइफ को डेवलप नहीं किया, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ओके, तो ये आर्गुमेंट है मॉडर्न लिबरलिज्म का। मान लीजिए कि एक सोसाइटी है जहां पर 100 लोग हैं, इन 100 लोगों में मान लीजिए कि 70 लोग जो है वो अपने लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं, प्रोग्रेस कर पाते हैं, लेकिन 30 लोग हैं वो डेवलप नहीं कर पाते, सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ओके, अगर हम एक क्लासिकल लिबरल्स के पास जाएं और उनसे पूछे कि ये 30 लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो क्लासिकल लिबरल का जवाब होगा कि ये उनकी गलती है, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, स्टेट अपना काम कर रहा है। स्टेट का काम क्या है? एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क बना कर रखना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बना के रखना, स्टेट ने ये काम किया है, लेकिन फिर भी अगर ये डेवलप नहीं कर पा रहे तो ये उनकी गलती है, वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे, वो मेहनत नहीं कर रहे, तो इसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, सोसाइटी भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक मॉडर्न लिबरल के पास जाएं और आप उनसे पूछे कि ये 30 लोग क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो मॉडर्न लिबरल का जो जवाब होगा वो ज्यादा नुआंस्ड होगा, ज्यादा वो ब्रॉड होगा। मॉडर्न लिबरल कहेंगे कि ये 30 लोग शायद इसलिए डेवलप नहीं कर पा रहे कि इन्हें प्रॉपर सोशल कंडीशन नहीं मिल रहा, प्रॉपर इन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा जहां पे ये डेवलप कर सके। तो मॉडर्न लिबरल कहेंगे कि स्टेट के लिए ये जरूरी है कि स्टेट इन 30 पीपल के लाइफ में इंटरफेयर करे और स्टेट इन्हें प्रॉपर सोशल कंडीशन प्रोवाइड करे, वैसे सोशल कंडीशन प्रोवाइड करे जो कि बाकी 70 पीपल को मिले हुए हों। ओके, मॉडर्न लिबरल ये कहेंगे। देखिए, मॉडर्न लिबरल यहाँ पर स्टेट के एक्शन को एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। मॉडर्न लिबरल ये कह रहे हैं कि स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करे कि हर किसी को इक्वल सोशल कंडीशन मिले। तो जो सोशल कंडीशन उन 70 लोगों को मिले हुए हैं और जिन सोशल कंडीशंस की वजह से वो अपने लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, वो सोशल कंडीशन बाकी के इन 30 लोगों को भी मिले, ये सोसाइटी, ये स्टेट इंश्योर करे। मान लीजिए कि इन 30 लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अच्छा एजुकेशन अफोर्ड कर सके, इतने पैसे नहीं है कि वो अच्छा हेल्थ केयर अफोर्ड कर सके, तो गवर्नमेंट का काम क्या है, स्टेट का काम क्या है? स्टेट इनके लिए स्कूल बिल्ड करे फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टेट इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल एड प्रोवाइड करे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। और जब स्टेट सोसाइटी में हर किसी के लिए सोशल कंडीशन को इक्वलाइज करने की कोशिश करता है, दैट मीन्स हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए काम करता है, तो वैसे स्टेट को ही हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। ओके, वेलफेयर स्टेट एक एक्सपेंसिव स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का काम सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना नहीं है। वेलफेयर स्टेट का काम ये भी इंश्योर करना है कि हर कोई डेवलप करे और हर कोई प्रॉपरली डेवलप करे, हर किसी के पास प्रॉपर सोशल कंडीशंस अवेलेबल हो ताकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। ओके, तो जब एक स्टेट ये काम करता है तो उसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं। और वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट
मॉडर्न लिबरलिज्म से आता है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल अपने राइट और लिबर्टी को सोसाइटी के भीतर रहकर एंजॉय करता है, और राइट्स एंड लिबर्टीज को यूज करने के लिए सोशल कंडीशन इंपॉर्टेंट है, और सोशल कंडीशन इक्वल नहीं होता हर किसी के लिए। इसलिए स्टेट की जरूरत है कि वो हर किसी के लिए इक्वल सोशल कंडीशन क्रिएट करे, और जो स्टेट ऐसा करता है उसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं। ओके, तो ये है मॉडर्न लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट। मॉडर्न लिबरलिज्म के भी दो डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन और इकोनॉमिक डायमेंशन। सबसे पहले हम पॉलिटिकल डायमेंशन देखते हैं। पॉलिटिकल डायमेंशन में हम एक थिंकर, एक फिलोसोफर के व्यूज को यहाँ समझेंगे, एल.टी. हॉबहाउस। एल.टी. हॉबहाउस को वेलफेयर स्टेट मॉडर्न लिबरलिज्म का जनक माना जाता है। हॉबहाउस के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल का सक्सेस और डेवलपमेंट सिर्फ उसके मेहनत पे डिपेंड नहीं करता, उसके सोशल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये कॉमन सी बात है, आप इसे इमेजिन कर सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं। एक इंडिविजुअल का सक्सेस और डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ उसके मेहनत पे डिपेंड नहीं करता, वो किस सोशल कंडीशन, सोशल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड से आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हॉबहाउस कहते हैं कि अगर सोसाइटी में कुछ इंडिविजुअल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके पीछे उनका सोशल कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल है, और इसलिए स्टेट के लिए ये जरूरी है कि वो हर किसी को इक्वल सोशल कंडीशन प्रोवाइड करें। हॉबहाउस अपने मॉडर्न लिबरलिज्म के आइडिया को, हॉबहाउस का आइडिया मॉडर्न लिबरलिज्म से मिलता है, और हॉबहाउस अपने मॉडर्न लिबरलिज्म के आइडिया को सोशलिस्ट लिबरलिज्म का नाम देते हैं। हॉबहाउस ने कोशिश की कि लिबरलिज्म और सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट्स को मिलाया जाए, दोनों से उन चीजों को लिया जाए, पिक किया जाए जो दोनों में अच्छे हो, और उन्हें मिलाया जाए, और एक कॉम्प्रोमाइज क्रिएट किया जाए दोनों के बीच में, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में। और ये कॉम्प्रोमाइज क्या था? सोशलिस्ट लिबरलिज्म। हॉबहाउस ने एक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, सोशलिस्ट सोशल कॉन्सेप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, और हॉबहाउस के इस कॉन्सेप्ट को आज यूज किया जाता है, कई जगहों पे यूज किया जाता है, हम देखेंगे इसे। सोशल कॉन्सेप्शन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? देखिए, हॉबहाउस कहते हैं कि एक कैपिटलिस्ट अपने प्रॉपर्टी को, अपने प्रॉफिट को सोसाइटी में रहकर अर्न करता है। ओके, सोसाइटी में मौजूद फेवरेबल सोशल कंडीशन के कारण ही एक कैपिटलिस्ट अपने प्रॉफिट को अर्न कर पाता है, अपने प्रॉपर्टी को वो क्रिएट कर पाता है। ओके, ये हॉबहाउस का आर्गुमेंट है, क्योंकि एक कैपिटलिस्ट को सोसाइटी हेल्प कर रहा है उसके प्रॉफिट जनरेशन में, प्रॉपर्टी क्रिएशन में, इसलिए एक कैपिटलिस्ट का ये ड्यूटी बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सोसाइटी को पे बैक करे, वो सोसाइटी को वापस दे जो सोसाइटी ने उसे दिया है। ओके, सोसाइटी के बाहर रहकर कोई भी कैपिटलिस्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कोई भी कैपिटलिस्ट प्रॉफिट को अर्न नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी को क्रिएट नहीं कर सकता। तो अगर एक कैपिटलिस्ट सक्सेसफुल है तो उसके पीछे सोशल कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल है, और इसलिए उस कैपिटलिस्ट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को पे बैक करे, वापस दे। अभी कोई भी कैपिटलिस्ट वॉलंटरली अपने आप खुद ब खुद सोसाइटी को पे बैक करना नहीं चाहेगा, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का यहाँ ड्यूटी है कि वो उस कैपिटलिस्ट को टैक्स करे, और टैक्स से आए पैसे को गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर में खर्च करे। ओके, यहाँ पर मैंने CSR शब्द लिखा है। CSR का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के समय में ये टर्म काफी यूज होता है। गवर्नमेंट ने तय किया है कि हर कंपनी, हर कॉर्पोरेट हाउस के लिए ये कंपलसरी है कि वो साल में अपने इनकम का कुछ हिस्सा सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करे। इसे ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ये न्यूज में काफी बना रहता है। ओके, मान लीजिए टाटा एक कंपनी है, टाटा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साल भर में कुछ पैसे, अपने इनकम का कुछ हिस्सा जो है वो सोशल वेलफेयर में खर्च करे, वो स्कूल बिल्ड करे, वो टॉयलेट्स बिल्ड करे, वो ड्रेनेज सिस्टम बिल्ड करे, ओके, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे बच्चों को। ये क्या है? ये एक तरह से सोसाइटी को पे बैक करना हुआ। टाटा ने सोसाइटी में रहकर ही अपना एम्पायर खड़ा किया है ना, इसलिए टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए ये जरूरी है कि वो सोसाइटी को पे बैक करे। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हॉबहाउस के सोशल कंसेप्शन ऑफ प्रॉपर्टी के आइडिया से ही आता है। ओके, तो हॉबहाउस ने एक और बात कही
हॉबहाउस ने सोसाइटी का एक ऑर्गेनिक व्यू प्रेजेंट करने की कोशिश की। और ऑर्गेनिक व्यू क्या होता है सोसाइटी का? इसका मतलब यही है कि हम सब एक कंप्लीट होल को क्रिएट करते हैं। हमारे पास इंडिविजुअल राइट है, लिबर्टी है, लेकिन हम बिना इस कंप्लीट होल के, बिना इस सोसाइटी के अपने राइट्स और लिबर्टीज को एंजॉय नहीं कर सकते। तो हमें अपने राइट्स के साथ साथ, अपने फ्रीडम के साथ साथ सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना होगा। ओके, हमें ये जानना होगा कि हम एक बड़े होल, एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है और उस बड़े सिस्टम के प्रति भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये सिस्टम है, अगर सोसाइटी है, तभी हम हैं। अगर सोसाइटी नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। यह है ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी, जो कि मॉडर्न लिबरलिज्म के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। हॉबहाउस कहते हैं कि एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट, एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करती है, सोशल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। सोसाइटी का होता है, सोशल कंडीशन का ये एक रोल होता है कि आपका पर्सनालिटी क्या होगा, आप अपने लाइफ में कैसे डेवलप करेंगे। ओके, हम कहते हैं ना कि एक इंडिविजुअल कैसा है, ये डिपेंड करता है कि वो किस सोशल बैकग्राउंड से आता है। ओके, तो हम ये क्या कह रहे हैं कि वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है, उसका पर्सनालिटी बहुत हद तक सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है। यही कॉन्सेप्शन है ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी का। और क्योंकि सोसाइटी हमें हेल्प करता है, सोसाइटी से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, सोसाइटी के वजह से ही हम सक्सेसफुल होते हैं, इसलिए हर इंडिविजुअल का सोसाइटी के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है। राइट्स के साथ साथ, राइट्स के साथ साथ हमें अपने ड्यूटीज के बारे में भी सोचना है। ये आर्ग्यूमेंट है मॉडर्न लिबरलिज्म का। क्लासिकल लिबरलिज्म ने सिर्फ और सिर्फ कहा कि आप अपने राइट्स के बारे में सोचें। मॉडर्न लिबरलिज्म कहता है नहीं, आप अपने ड्यूटीज के बारे में भी सोचें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी सोचें। ओके, हॉबहाउस के अलावा और कई थिंकर्स हुए जैसे जॉन डुई, जिन्होंने भी सोसाइटी का ऑर्गेनिक व्यू हमारे सामने रखा। बेसिक आर्ग्यूमेंट यही था कि इंडिविजुअल एक सोशल बीइंग होता है, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी, इंडिविजुअल का सक्सेस सोशल कंडीशन के ऊपर निर्भर होता है। इसलिए इंडिविजुअल को अपने राइट्स के साथ साथ सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझना चाहिए कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सोसाइटी के प्रति, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना चाहिए। ओके, जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन, टी.एच. मार्शल, ये भी फिलोसोफर है जो कि मॉडर्न लिबरल्स की श्रेणी में आते हैं। इनका भी यही मानना है कि सोशल कंडीशन इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, और यदि सोशल कंडीशन इक्वल नहीं है तो स्टेट इंटरवेंशन की जरूरत है, एक एक्सपेंसिव स्टेट की जरूरत है। स्टेट इंटरवीन करे, वेल्दी पीपल को टैक्स करे, उनके मनी को रीडिस्ट्रीब्यूट करे पुअर पीपल के पास, और उनके लिए सोशल कंडीशन क्रिएट करने की, इक्वल सोशल कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश करें। ओके, तो ये था मॉडर्न लिबरलिज्म का पॉलिटिकल डायमेंशन। अब आते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन की तरफ। मॉडर्न लिबरलिज्म के इकोनॉमिक डायमेंशन को कीनेसियनिज्म भी कहते हैं, जो कि जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिया गया। देखिए, जॉन मेनार्ड कीन्स को समझने से पहले आप एक बार यहाँ याद करने की कोशिश करें कि जब हम क्लासिकल लिबरलिज्म समझ रहे थे तो क्लासिकल लिबरलिज्म के इकोनॉमिक डायमेंशन में हमने क्या समझा था। क्लासिकल लिबरलिज्म के इकोनॉमिक डायमेंशन का आर्ग्यूमेंट ये था कि मार्केट को अनरेगुलेटेड छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर मार्केट अनरेगुलेटेड है, अगर मार्केट में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट अगर मार्केट में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तब मार्केट बेस्ट परफॉर्म करेगा, तब मार्केट ऐसे परफॉर्म करेगा कि जिससे हर किसी को बेनिफिट हो। एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड काम करेगा, कैपिटलिस्ट को भी बेनिफिट होगा, वर्कर को भी बेनिफिट होगा, हर किसी को बेनिफिट होगा अगर मार्केट अनरेगुलेटेड हो तो क्लासिकल लिबरलिज्म कहता है कि मार्केट अनरेगुलेटेड होना चाहिए, मार्केट में गवर्नमेंट का किसी भी तरह से इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मॉडर्न लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग, जॉन मेनार्ड कीन्स के अकॉर्डिंग ये नहीं है। जॉन मेनार्ड कीन्स कहते हैं कि अगर कैपिटल छोड़ दिया जाए तो इसका रिजल्ट हार्मफुल होगा। इक्वालिटी जो कि समाज में क्लियरली दिखाई दे रहा था, कुछ लोग बहुत अमीर होंगे तो कुछ लोग बहुत पुअर होंगे, जो पुअर होंगे उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं होगा। ओके, अमीर अमीर बनता चला जाएगा, गरीब गरीब बनता चला जाएगा। रिच विल गेट रिचर, पुअर विल गेट पुअरर। तो ये रिजल्ट होगा एक अनरेगुलेटेड कैपिटलिस्ट मार्केट का, जॉन मेनार्ड कीन्स के अकॉर्डिंग। और इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट
मार्केट में इंटरफेयर करे और मार्केट के इस टेंडेंसी को वो चेक करे, रोके। ओके, मार्केट का सिर्फ यही हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, मार्केट के कई और भी हार्मफुल इफेक्ट है यदि मार्केट को अनरेगुलेटेड छोड़ दिया जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हार्मफुल इफेक्ट है वो है इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर मार्केट अपने आप को खुद रेगुलेट कर सकता है तो इकोनॉमिक क्राइसिस, रिसेशंस, डिप्रेशंस क्यों आती हैं? 1929 के ग्रेट डिप्रेशन ने इस बात को प्रूव कर दिया कि मार्केट अपने आप को खुद रेगुलेट नहीं कर सकता है। और 1929 के डिप्रेशन के वजह से ही जॉन मेनार्ड कीन्स जैसे थिंकर्स सामने आए जिन्होंने आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी है। जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा कि डिप्रेशन के वक्त क्या होता है, इकोनॉमिक रिसेशन के वक्त क्या होता है, जो ओवरऑल डिमांड है इकोनॉमी का वो घटने लगता है, वो घटने लगता है। और इस डिमांड को बढ़ाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है मार्केट के पास, कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो कीन्स कहते हैं यहाँ पे कि जब ओवरऑल डिमांड मार्केट का घटने लगता है, ड्रॉप करने लगता है, तो यहां पर स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। स्टेट वेल्दी पीपल, रिच पीपल को टैक्स करके उनके पैसों को मार्केट में फिर से स्पेंड कर सकता है और इस ओवरऑल डिमांड को वो बढ़ा सकता है। अगर स्टेट ऐसा करता है, दैट मींस रिसेशन के वक्त, रिसेशनरी सिचुएशंस के वक्त अगर स्टेट मार्केट में पब्लिक स्पेंडिंग के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करता है और ओवरऑल डिमांड को बढ़ाता है तो रिसेशन से होने वाला इकोनॉमिक क्राइसिस को अवॉइड किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए जॉन मेनार्ड कीन्स क्या कह रहे हैं कि स्टेट मार्केट में इंटरफेयर करके, मार्केट को रेगुलेट करके वो मार्केट के इन हार्मफुल टेंडेंसीज को चेक कर सकता है, रोक सकता है। और इसलिए मार्केट में स्टेट का इंटरफेरेंस जरूरी है। मार्केट अपने आप को खुद रेगुलेट नहीं कर सकता। ओके, स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट मार्केट में इंटरफेयर करे और मार्केट को रेगुलेट करे, मार्केट के हार्मफुल इफेक्ट्स को वो अवॉइड करे, इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे हार्मफुल इफेक्ट्स को अवॉइड कर सकता है। ओके, तो जॉन मेनार्ड कीन्स के अलावा और भी कई फिलोसोफर्स थे जैसे कार्ल पोलियानी जिन्होंने मॉडर्न लिबरलिज्म का ये इकोनॉमिक डायमेंशन हमारे सामने प्रेजेंट किया। तो मॉडर्न लिबरलिज्म के दो डायमेंशंस है, पॉलिटिकल डायमेंशन और इकोनॉमिक डायमेंशन। और अगर इन दोनों डायमेंशन को हम कंबाइन कर दे तो मॉडर्न लिबरल स्टेट का एक इमेज हमारे सामने प्रेजेंट होता है। मॉडर्न लिबरल स्टेट कैसा होता है? वो वेलफेयर स्टेट होता है जहां पर कैपिटलिज्म को मैनेज किया जाता है स्टेट के द्वारा, वेलफेयर स्टेट और मैनेज्ड कैपिटलिज्म। ओके, इकोनॉमी में स्टेट का इंटरफेरेंस होता है, इकोनॉमी को अनरेगुलेटेड नहीं छोड़ दिया जाता। तो मॉडर्न लिबरलिज्म के ये आइडियाज काफी पॉपुलर हुए, खासकर ग्रेट डिप्रेशन के बाद यूरोप और अमेरिका में मॉडर्न लिबरलिज्म के ये आइडिया 20th सेंचुरी के बिगिनिंग से लेकर 20th सेंचुरी के मिड तक 1970s और 1970s तक ये आइडियाज काफी पॉपुलर थे। लेकिन 1970s में फिर से कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस होती है। स्टेट को मैनेज करने के बावजूद, मार्केट को मैनेज करने के बावजूद भी कई इकोनॉमिक क्राइसिस होती है 1970s में और 80s में। और इन इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से फिर से मॉडर्न लिबरलिज्म के इन आइडियाज को चैलेंज किया जाता है, वेलफेयर स्टेट, मैनेज्ड कैपिटलिज्म के इन आइडियाज को चैलेंज किया जाता है और चैलेंज प्रेजेंट किया जाता है नियो लिबरलिज्म के द्वारा, जो कि 1980s और 1990s में उभर कर आएगा और जो पूरी तरह से मॉडर्न लिबरलिज्म के आइडिया को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि नियो लिबरलिज्म क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।